साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट जो सीरीज स्टार्ट की है केमिस्ट्री की, इसके अंतर्गत चैप्टर 1 विलियन को कवर करेंगे, जिसका ये हमारा पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 आप देख सकते हैं, कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जिसमें हमने कवर किया था इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोलरता और मोल प्रभास। तो आज के वीडियो में हम हेनरी के नियम से स्टार्ट करते हैं। हेनरी का नियम, तो हेनरीज जो लॉ है ये कहता है कि भाई स्थिर ताप पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। हेनरी का जो नियम है ना, जब किसी गैस को, कोई हमारे पास गैस है, उसको हम द्रव में घोल देना, तो वहाँ लगता है हेनरी का नियम। कहाँ लगता है? कोई गैस है, अगर उसको द्रव में घोला जा रहा है तब लगता है हेनरी का नियम। तो हेनरी भाई साहब कहते हैं कि स्थिर ताप पर, किस पर? स्थिर ताप पर जब किसी गैस की द्रव में जो विलेयता है ना, कोई जो हमारी गैस है उसको द्रव में घोला गया, तो कितना घुला, ये उसकी विलेयता है। तो किसी गैस की जो द्रव में विलेयता है ये किसके समानुपाती होगा, हमें यही बताना है हेनरी के नियम से। तो हेनरी भाई साहब का कहना है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव में विलेयता है ना, वो क्या होती है? गैस के दाब के समानुपाती होती है। विलेयता किसके समानुपाती होती है? दाब के। बस इतना सा है हमारा हेनरी का नियम। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता है ना, वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। अब मान लिया हमने दाब पी है, दाब क्या है? पी है, तो पी समानुपाती हो जाएगा विलेयता के। किसके हो जाएगा? पी समानुपाती हो जाएगा विलेयता की, यानी कितना घुल रहा है। तो ये तो हम मोल प्रभाज में पढ़ चुके हैं ना, मोल प्रभाज यानी मोल अंश, कितना घुला है, कितना अंश विलेय का है, उसी को तो बोलते हैं। तो विलेयता की जगह पे क्या लिख सकते हैं? मोल प्रभाज लिख सकते हैं, यानी कि पी जो हमारा दाब है वो समानुपाती हो जाएगा मोल प्रभाज के। और यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे तो एक नियतांक जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा P इक्वल टू नियतांक हमारा KH आएगा, इंटू यहाँ पर मोल प्रभाज को x से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो P बराबर हो जाता है KH इंटू x हो जाता है। ये जो KH है ना, KH इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेनरी नियतांक। क्या बोलते हैं? हेनरी नियतांक। इसके बाद यहाँ पर नोट पॉइंट बताते हैं। नोट पॉइंट ये है कि दाब बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी? बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? फार्मूला से देख लेते हैं। P इक्वल टू होता है KH इंटू एक्स। क्या होता है? KH इंटू एक्स होता है। अब यहाँ पर अगर हम दाब को बढ़ाएंगे तो ये हमारा इक्वल टू में है, यानी समानुपाती के रूप में है, तो विलेयता बढ़ेगी ना। क्यों? क्योंकि मोल प्रभाज बढ़ेगा, जो परिवर्तन इधर होगा वही परिवर्तन इधर होगा। तो अगर दाब बढ़ाएंगे तो मोल प्रभाज बढ़ेगा, यानी कि विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। अब यहाँ से KH मल्टीप्लाई में है, बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो भाग में जाएगा, तो P अपॉन KH हो जाएगा इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है? मोल प्रभाज है। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, अगर हम दाब बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएं? दाब बढ़ाएं, तो ये बताना है हमें कि अब भाई जो हेनरी नियतांक है ये क्या होगा? ये तो बटे में है, तो ये तो घट जाएगा, यानी कि अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो हेनरी नियतांक घट जाएगा। दाब बढ़ाएंगे तो मोल प्रभाज क्या होगा? मोल प्रभाज बढ़ेगा, यानी कि अब हमें मोल प्रभाज और हेनरी नियतांक का बताना है। तो मोल प्रभाज बढ़ाने पर, मोल प्रभाज बढ़ने पर हेनरी नियतांक क्या होगा? घटता है। तो मोल प्रभाज बढ़ने से हेनरी नियतांक KH का मान घटता है। तो हेनरी का नियम क्लियर हो गया होगा कि भाई स्थिर ताप पर लेना है, जो गैस है उसकी द्रव में जो विलेयता होती है ना, वो उसके दाब के समानुपाती होती है। फार्मूला ये वाला आपको मेन याद रखना है कि भाई P इक्वल टू होता है KH इंटू एक्स, जहाँ पर KH जो है हेनरी नियतांक है और x क्या है? x यहाँ पर मोल प्रभाज है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देखते हैं वाष्प दाब। कौन सा टॉपिक है? वाष्प दाब। तो इसके लिए पहले हम लोग रफ में समझ लेते हैं। तो रफ में यहाँ पर हमारे पास एक पात्र है जिसमें भरा हुआ है द्रव। जिसमें क्या भरा हुआ है? द्रव। अब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होगा? इसमें जो द्रव के कण है ना, द्रव के कण, भाई ये वाष्प बनेंगे और ऊपर की ओर उड़ेंगे तो ये वाष्प बन जाएंगे। अब यहाँ पर हम एक गैस जार लगा रखते हैं। क्या लगा रखते हैं? जार लगा रखते हैं, अर्थात जो वाष्प है ना वो बाहर नहीं जा पाएगी। तो होगा क्या? यहाँ पर बहुत सारे वाष्प के कण एकत्रित हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो द्रव है ना वो वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, तो वाष्प के कण यहाँ पर बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और जब बहुत सारे वाष्प के कण हो जाएंगे ना, तो इसमें टक्कर होगा, और टक्कर होने के पश्चात क्या होगा? जो वाष्प के कण है ना ये द्रव में बदलने लगेंगे, क्योंकि ये वाष्प के कण ठंडे हो जाएंगे। तो जब वाष्प के कण ठंडे होंगे तो ये द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे, और द्रव में परिवर्तित होकर के पुनः इसी में गिर जाएंगे। तो यहाँ पर दो काम हुआ है।
पहला तो जो हमारा वाष्प था ना, जो यहाँ पर वाष्प था, इसका निर्माण हुआ। वाष्प का क्या हुआ? निर्माण हुआ। कैसे निर्माण हुआ वाष्प का? तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि जो द्रव है ना, द्रव, ये किस में परिवर्तित हो गया है? वाष्प में। द्रव किस में परिवर्तित हुआ है? वाष्प में। और इस क्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। दूसरा काम क्या हुआ है? दूसरा काम ये हुआ है कि जो हमारे यहाँ पर वाष्प के कण थे ना, ये द्रव में परिवर्तित हो गए। तो दूसरा काम ये है कि जो वाष्प है वो किस में चेंज हो रही है? द्रव में। इसको बोलते हैं संघनन। इसको क्या बोलते हैं? संघनन। तो यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही हैं, पहला वाष्पीकरण और दूसरा क्रिया यहाँ पर हो रही है संघनन। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि भाई जब हमारी यहाँ पर द्रव के कण वाष्प में बदलेंगे, इसके बाद जब वाष्प के कण द्रव में बदलेंगे, तो ये क्रिया चलती रहेगी। भाई जितना मोल यहाँ पर हमारा द्रव वाष्प में चेंज हो रहा है, उतने मोल क्या होगा? बार बार जो यहाँ पर वाष्प है वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये क्रिया लगातार चलती रहती है। और एक स्थिति ऐसी आती है ना कि यहाँ पर साम्यावस्था आ जाता है। साम्यावस्था का मतलब, मान लीजिए दो, यहाँ पर दो हमने लिया कि दो ऐसे कण हैं द्रव के जो वाष्प में बदल रहे हैं, तो दो वाष्प के कण भी ऐसे हों जो द्रव में परिवर्तित हो रहे हों, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं साम्यावस्था। तो अगर साम्यावस्था आ जाती है तो क्या होता है? वाष्प के कण है ना, ये हमारे द्रव की सतह पर, कहाँ पर? द्रव की सतह पर दाब डालने लगते हैं और इसी को बोलते हैं वाष्प दाब। तो वही यहाँ पर हम बताते हैं कि साम्यावस्था में, साम्यावस्था आना जरूरी है भाई। साम्यावस्था में एक निश्चित ताप पर, टेम्परेचर भी निश्चित होना चाहिए, तो साम्यावस्था में एक निश्चित ताप पर वाष्प के अणुओं द्वारा, किसके द्वारा? जो यहाँ पर वाष्प बनेगी, वाष्प के कण यहाँ जो एकत्रित हो जाएंगे, इनके द्वारा। तो वाष्प के अणुओं द्वारा कहाँ लगेगा बल? द्रव की सतह पर। तो वाष्प के अणुओं द्वारा इस द्रव की, यहाँ पर जो द्रव है इसकी सतह पर लगने वाला जो बल है उसी को बोलते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब यानी वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। और यहाँ पर हमने देख लिया कि जब कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है तो इसको वाष्पन बोलते हैं, और जब कोई वाष्प द्रव में परिवर्तित होता है तो इसको क्या बोलते हैं? संघनन। तो यहाँ पर आपको वाष्प दाब क्लियर हो गया होगा कि साम्यावस्था होनी चाहिए और तापमान क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। तो इस प्रकार से फिगर में यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर द्रव है, जब इसको गर्म किया जाएगा तो द्रव के कण वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे, और यहाँ पर बहुत सारे वाष्प के कण एकत्रित होने के बाद इनमें टक्कर होगा, जिसके कारण जो यहाँ पर वाष्प के कण होंगे ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे और इसी पात्र में गिर जाएंगे। तो यहाँ पर वाष्पन और संघनन साथ साथ देखने को मिलता है, जिसके कारण साम्यावस्था आ जाती है। तो साम्यावस्था में एक निश्चित ताप पर वाष्प के जो अणु हैं इनके द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाता है इसी को बोलते हैं वाष्प दाब। तो ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर करते क्या है कि भाई यहाँ पर हमारे पास द्रव था और यहाँ पर ये वाष्प में बदल रही थी, फिर वाष्प के कण पुनः द्रव बन के इसी में आ रहे थे पात्र में। अब यहाँ ऐसा कुछ करें कि इसमें कुछ अलग से पदार्थ मिला दें। इसमें अलग से क्या करें? पदार्थ मिला दें। कोई ऐसा पदार्थ मिलाएं जो अवाष्पशील हो, अर्थात जो वाष्प न बने। कोई ऐसा पदार्थ मिलाएं जो वाष्प ना बने। तो अगर ऐसा पदार्थ मिलाएंगे जो वाष्प ना बनेगा तो उसका तो वाष्प बनेगा नहीं, यानी कि वाष्प जो बन रहा है उसमें कमी आ जाएगी ना, जितनी वाष्प बननी चाहिए उतनी तो नहीं बनेगी। तो अगर वाष्प में कमी आ जाएगी तो वाष्प के जो अणु हैं वो भी कम रहेंगे, तो दाब भी कम लगेगा। यानी कि अगर हम इस वाष्पशील पदार्थ में, ये पदार्थ ऐसा है जो वाष्प बन रहा था, तो अगर कोई वाष्पशील पदार्थ में बाहर से कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दें तो बताइए वाष्प दाब का क्या होगा? भाई वाष्प दाब का क्या हो जाएगा? वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। और अगर वाष्प दाब में कमी आ गई तो कमी को बोलते हैं अवनमन। क्या बोलते हैं? अवनमन। तो वाष्प दाब में जो कमी आ जाती है इसी को बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाष्प दाब का अवनमन। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है वाष्प दाब का अवनमन। तो क्या होता है अवनमन? अवनमन माने कमी होना, कि भाई जब किसी वाष्पशील विलायक में, हमारे पास जो पहले से पदार्थ था वो विलायक था, तो कोई वाष्पशील, वो वाष्पशील था भाई, उसकी वाष्प बनती है गर्म करने पर। तो जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई क्या मिला दें? अवाष्पशील विलेय मिला दें। बाहर से कुछ मिलाएंगे तो वो विलेय होगा। तो जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो क्या होगा? वाष्प
दाब में कमी आ जाती है। वाष्प दाब में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो वाष्प दाब में क्या हो जाता है? कमी आ जाती है, जिसे बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। जिसे क्या बोलते हैं? वाष्प दाब का अवनमन बोलते हैं। अगर हमें वाष्प दाब का अवनमन पता करना है तो भाई हमारे पास जो पहले से पदार्थ था जिसको बोलते हैं विलायक, जिसको क्या बोलते हैं? विलायक। तो इसमें हमारे पास पहले से पदार्थ था जो कि था विलायक, तो उसको बोलेंगे शुद्ध विलायक, क्योंकि उसमें कुछ मिला हुआ नहीं था, तो उसको हम बोलेंगे शुद्ध विलायक। क्या बोलेंगे? शुद्ध विलायक। तो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होगा, शुद्ध विलायक का क्या होगा? वाष्प दाब होगा, उसको हम मान लेते हैं P0। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है? P0 है। और जब विलेय मिला देंगे तो मिलाने के बाद ये विलयन बन जाएगा ना, क्योंकि इसमें विलेय मिलाया है, तो हम मान लेंगे विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा PS। तो आप बताइए हमको कि P0 ज़्यादा होगा कि PS ज़्यादा होगा? यानी कि विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होगा कि यहाँ पर जो विलयन बनेगा उसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा? भाई विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होगा, क्योंकि वो शुद्ध विलायक है, वाष्पशील है, पूरा का पूरा वाष्प बन जाएगा। लेकिन विलयन में तो हमने विलेय मिलाया है, और विलेय भी ऐसा मिलाया है जो वाष्प नहीं बनेगा, अवाष्पशील है, तो इसका वाष्प दाब तो कम होगा। तो इसीलिए अगर हमें पता करना है वाष्प दाब में कमी कितनी आई है, तो विलयन का हम घटाएंगे, किससे? विलायक से। तो विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का घटा देंगे तो वाष्प दाब में कमी मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, क्योंकि विलयन वाला वाष्प दाब कम होगा। तो वाष्प दाब का अवनमन इक्वल टू हो जाएगा P0 माइनस PS, जहाँ पर P0 हमने माना है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और जो विलयन है, विलयन को सॉल्यूशन बोलते हैं, तो PS मान लिया उसके वाष्प दाब को। अब हमें पता करना है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या पता करना है? आपेक्षिक माने होता तुलनात्मक रूप से अवनमन, तो वो हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0। यानी कि ये सब काम हम किस में पता कर रहे हैं? किस में कमी आई है? विलायक में। पहले तो हमारे पास विलायक था ना, तो हम पता करेंगे भाई पहले विलायक का वाष्प दाब इतना था, बाद में विलायक की तुलना में जब विलेय मिला दिया तब वाष्प दाब में कितनी कमी आ गई, तो किसकी तुलना में? विलायक की। इसलिए नीचे हम विलायक को रखते हैं। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पूछा जाए तो हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है राउल्ट का नियम कवर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं कि राउल्ट का नियम के बारे में, कि इस नियम का प्रतिपादन जो है ना फ्रांसीसी रसायनज्ञ राउल्ट ने किया था 1887 में। कब किया था? 1887 ईस्वी में फ्रांसीसी रसायनज्ञ हैं राउल्ट, इन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया था। और इस नियम के अनुसार क्या है कि जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है ना, क्या चीज? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसे अभी हम देख चुके हैं कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है P0 माइनस PS अपॉन P0। तो इसी की बात कर रहे हैं। राउल्ट का कहना है कि जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है ना, ये क्या होता है? विलेय के मोल प्रभास के बराबर होता है। किसके? विलेय के मोल प्रभास के बराबर होता है। तो बहुत ही सिंपल सी लाइन है, आपको आसानी से याद हो जानी है कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है ना, ये विलेय के मोल प्रभास के क्या होता है? बराबर होता है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या हो गया? P0 माइनस PS अपॉन P0। किसके बराबर होगा? विलेय के मोल प्रभास के, जिसे हम फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं कि विलेय का मोल प्रभास क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या और बटे हो जाता है कुल मोलों की संख्या। तो यहाँ पर N अपॉन N प्लस कैपिटल N, ये हमारा हो जाएगा विलेय का मोल प्रभास। तो ये हुआ वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और ये हुआ विलेय का मोल प्रभास, ये दोनों बराबर होते हैं। ये बात कौन बताता है? राउल्ट बताते हैं। तो राउल्ट जी का कहना है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ना विलेय के मोल प्रभास के बराबर होता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हेनरी का नियम ना, हेनरी का नियम जो था वो जब हम किसी गैस को द्रव में डालते हैं तब लगता है। राउल्ट का नियम जब किसी द्रव को ही किसी द्रव में डालते हैं तब लगता है। तो यहाँ पर आगे इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि यदि किसी द्रव में हम वाष्पशील पदार्थ मिलाएं, क्या मिलाएं? वाष्पशील, ऐसा पदार्थ मिलाएं जो घुल जाता हो, जिसकी वाष्प बन जाती हो। तो यदि किसी द्रव में कोई वाष्पशील पदार्थ को मिलाया जाता है तो विलयन
के किसी घटक का जो आंशिक दाब है, विलयन का जो घटक होगा उसका जो आंशिक दाब है ना, वो इसके मोल प्रभाज तथा शुद्ध अवयव में जो घटक का वाष्प दाब है इसके गुणनफल के बराबर होता है। सरल शब्दों में कहें ना तो जो विलयन का आंशिक दाब है ना, विलयन का क्या आंशिक दाब, वो वाष्प दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। आंशिक दाब किसके बराबर होता है? वाष्प दाब और मोल प्रभाज, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि P अनुक्रमानुपाती हो जाएगा x के। x क्या है? मोल प्रभाज। P यहाँ पर आंशिक दाब है, तो आंशिक दाब जो P है वो अनुक्रमानुपाती होता है x के, यानी कि मोल प्रभाज के। तो P = P नॉट x, ये हमारा किसका नियम है? राउल्ट का नियम है। वहीं पर आपको याद रखना है कि P = KH × x, ये हमारा हेनरी का नियम है। किसका नियम है? हेनरी का। और P = P नॉट x, ये किसका नियम है? तो ये नियम है राउल्ट का। तो राउल्ट का नियम कहता है कि जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है ना, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, और किसी विलयन का जो आंशिक दाब होता है वो उसके वाष्प दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो सीमाएं क्या है, कहाँ राउल्ट का नियम लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। तो राउल्ट का नियम जो है ना तनु विलयनों पर लागू होता है। तो फर्स्ट वीडियो में हम तनु विलयन भी देख चुके हैं, पतला विलयन जो हमारा होता है। तो राउल्ट का जो नियम है ना ये तनु विलयन पर लागू होता है। अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर भी लागू हो जाता है। किस पे? अवाष्पशील पदार्थों का जो विलयन है इस पे भी राउल्ट का नियम लागू हो जाता है। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है ना, इसको ध्यान देना है कि जो वैद्युत अपघट्य हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर टूट जाते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो जो वैद्युत अपघट्य है ना, इनके विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। किसके विलयनों पर? वैद्युत अपघट्य के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तो राउल्ट का नियम भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परासरण दाब। कौन सा दाब? परासरण दाब। चलिए इसे रफ में पहले समझते हैं। तो यहाँ पर हम एक विलयन रखते हैं और इधर हमारा दूसरा विलयन है। यहाँ पर एक विलयन भरा हुआ है और यहाँ पर भी एक विलयन भरा हुआ है। बीच में ये जो हमने लगा रखा है ना, ये है अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये क्या है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से हमने इन दोनों विलयनों को अलग कर रखा है। इन दोनों विलयनों में अलग क्या है कि ये हमारा जो विलयन है इसकी सांद्रता अधिक है, यानी कि अधिक सांद्रता का विलयन है। ये क्या है? अधिक सांद्रता का विलयन है। और दूसरी साइड है कम सांद्रता का विलयन। दूसरी साइड क्या है? कम सांद्रता का विलयन है। तो जो अधिक सांद्रता वाला विलयन है और जो कम सांद्रता वाला विलयन है, जब इसको अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से अलग किया जाता है, किसके माध्यम से? अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से अलग किया जाता है, तो होता क्या है? जो कम सांद्रता वाला विलयन है ना, ये अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह करता है, इधर की ओर ये गति करेगा। तो कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि भाई हमारे पास दो विलयन है, इनको हमने अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से अलग कर रखा है। तो जब अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से अलग करते हैं तो जो कम सांद्रता का विलयन है ना, ये अधिक सांद्रता के विलयन की ओर गति करता है। और इस क्रिया को, ये जो काम हो रहा है, इस क्रिया को बोलते हैं परासरण क्रिया। इसको क्या बोलते हैं? परासरण की क्रिया बोलते हैं। और अगर हम चाह रहे हैं कि परासरण क्रिया ना हो तो हम क्या करेंगे? जो अधिक सांद्रता वाला ये विलयन है ना, इसके ऊपर लगाएंगे दाब। इसके ऊपर इतना दाब लगाएंगे कि कम सांद्रता वाला विलयन इधर ना आ पाए। तो इसके ऊपर जो हमने दाब लगाया ना, इसको बोलते हैं परासरण दाब। तो परासरण दाब किधर लगाया जाता है? अधिक सांद्रता वाले विलयन पर लगाया जाता है। और क्यों लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है कि वह परासरण क्रिया को क्या करे? रोक दे। तो ऐसे दाब को बोलते हैं परासरण दाब। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि अधिक सांद्रता वाले विलयन पर, कौन से विलयन पर? अधिक सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया वह कम से कम दाब, वह कम से कम दाब जो हम लगाएं अधिक सांद्रता वाले विलयन पर कि वह परासरण क्रिया को रोक दे, तो उसको बोलते हैं परासरण दाब। तो अधिक सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया वह कम से कम दाब, वह कम से कम दाब
जो परासरण क्रिया को क्या करे, रोक दे, तो उसी को बोलते हैं परासरण दाब। तो परासरण दाब क्लियर हो गया होगा। अब परासरण दाब के यहाँ पर दो नियम है, एक बायल वान हाफ का नियम और एक है चार्ल्स वान हाफ का नियम। तो चलिए देखते हैं पहला यहाँ पर है बायल वान हाफ का नियम। बायल वान हाफ का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर, ताप क्या है, स्थिर है, तो स्थिर ताप पर जो विलयन का दाब है ना P, उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। तो दाब P है और सांद्रता क्या होती है, C। तो जो दाब है ना P, वो उसकी सांद्रता C के समानुपाती है, अर्थात P समानुपाती हो जाएगा C के, और C इक्वल टू होता 1/V, यानी कि P अनुक्रमानुपाती या समानुपाती हो जाएगा 1/V के। और जब यहाँ पर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक जुड़ेगा, तो हो जाएगा P इक्वल टू K/V हो जाएगा। और ये यहाँ पर V यहाँ पर डिवाइड में है, इक्वल टू के दूसरी साइड मल्टीप्लाई में जाएगा, तो PV इक्वल टू मिल जाएगा K। PV इक्वल टू क्या मिल जाएगा, K। ये हमारा है बायल वान हाफ का नियम। तो बायल वान हाफ का नियम स्थिर ताप पर है, किस पर, स्थिर ताप पर। वहीं हम जो सेकंड नियम पढ़ेंगे ना, चार्ल्स वान हाफ का नियम, वो स्थिर सांद्रता पे है। तो बायल वान हाफ का नियम स्थिर ताप पर है कि स्थिर ताप पर जो विलयन का दाब P है वो उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं चार्ल्स वान हाफ का नियम। तो चार्ल्स वान हाफ का नियम कहता है कि स्थिर सांद्रता पर, अब की बार स्थिर क्या है चार्ल्स के नियम में, यहाँ पर चार्ल्स वान हाफ के नियम में स्थिर सांद्रता है। तो स्थिर सांद्रता पर जो विलयन का दाब P है ना P, वो उसके परम ताप क्या होता है T, परम ताप T के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर आपको दोनों में डिफरेंस याद रखना है कि जब बायल का नियम पढ़ेंगे तो जो दाब है ना वो सांद्रता के समानुपाती होता है, वहीं चार्ल्स का नियम पढ़ेंगे तो वही दाब हमारा परम ताप T के समानुपाती हो जाता है, यानी कि P समानुपाती हो जाएगा T के। समानुपाती का साइन हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, एक नियतांक आ जाएगा, तो हो जाएगा P इक्वल टू KT। क्या हो जाएगा, P इक्वल टू KT। ये हमारा कहलाता है चार्ल्स वान हाफ का नियम। तो इस प्रकार से परासरण दाब के दो नियम हैं, पहला है बायल वान हाफ का नियम और दूसरा है चार्ल्स वान हाफ का नियम। तो दोनों क्लियर हो गए होंगे आपको। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं समपरासरी विलयन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, समपरासरी विलयन है। तो स्थिर ताप पर, कब बात हो रही है, ये स्थिर ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होंगे, मान लीजिए हमारे पास ये विलयन है, ये विलयन है, ये विलयन है, स्थिर ताप पर अगर इन दोनों विलयन का, ये A है, ये B है और ये C है, अगर स्थिर ताप पर A और C इन दोनों के परासरण दाब समान है तो हम कहेंगे A और C समपरासरी विलयन है। तो स्थिर ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को कि स्थिर ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, समपरासरी विलयन कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हिमांक का उन्नमन और क्वथनांक का उन्नयन, इसे हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। पार्ट 3 में इस चैप्टर के यानी कि जो विलयन चैप्टर है इसके न्यूमेरिकल को भी कवर करेंगे। थैंक यू।